So hello everyone, this was the 8th example. I gave you the homework yesterday. So this was the question, value of supply of rupees 6 lakh, 50% sold out of the purchase and balance 50% is in stock. Okay, so आपका आंसर कितना आया इसका टोटल एंड वैल्यू ऑफ रिसिप्ट भी आपको दिया हुआ है 95,000 एंड द वैल्यू ऑफ रिसिप्ट ऑफ 54,250. आईजीएसटी का रेट आपको एप्लीकेबल बोला 18%. सो आप लोग का आंसर कितना आया? मेरा आईजीएसटी नील आया है और सीजीएसटी एंड एसजीएसटी 13,567.5 दोनों का. ओके, सो बाकी लोगों का क्या आया है? बाकी लोग ने सॉल्व नहीं हुआ मैम ये. बाकी लोग का और रिसिप्ट का निकाला, परचेस का निकाला नहीं. वही हुआ ना फिर तो. रिसिप्ट का निकाला तो रिसिप्ट मतलब परचेस ही हुआ. सप्लाई मतलब सेल्स और रिसिप्ट मतलब परचेस. तो परचेस का निकाला है मतलब समझा तो नहीं. सप्लाई वाला नहीं निकाला, रिसिप्ट वाला निकाला. ओके, क्यों ऐसा? 50% वो मैम वो समझ नहीं आ रहा था ब्रैकेट वाला. क्या बोला है? 50% सोल्ड आउट ऑफ परचेज. हाँ, तो उसमें क्या हुआ? मैंने 100% सामान खरीदा. फॉर एग्जाम्पल से मैंने 10,000 रुपए का सामान खरीदा. वो 10,000 में से 50% सोल्ड कर दिया. दैट इज 5,000. मतलब 5,000 मैंने सोल्ड कर दिया. 10,000 खरीदा, 5,000 सोल्ड कर दिया. 5,000 बढ़ा है. सो उससे क्या हुआ? तो हम लोग ने देखा ही था ना. हम लोग ने नहीं ना, आईटीसी जब हम लोग पढ़ रहे थे किसको किसको मिलता है, किसको किसको आईटीसी नहीं मिलता है, हम लोग ने कंडीशन देखा था. फिर ब्लॉक क्रेडिट देखा था हम लोग ने. सो उसमें ब्लॉक क्रेडिट में स्टॉक थोड़ी था. स्टॉक का हम लोग ने देखा था कि अगर मेरे पास स्टॉक पड़ा है सो मैं एक डेट ऑफ इनवॉइस से 1 साल के अंदर उसका आईटीसी ले सकती हूँ. मतलब स्टॉक में पड़ा हुआ माल भी मैं आईटीसी क्रेडिट उसका ले सकती हूँ. सो ब्रैकेट वाला तो जस्ट एन इन्फॉर्मेशन था कि 60 लाख आपने सोल्ड किया है. मतलब अगर आपने परचेस कितने में भी किया होगा उसका 50% आपने सोल्ड किया है 6 लाख में. तो 50% गोज विदाउट सेइंग कि आपका बैलेंस स्टॉक में पड़ा होगा. ठीक है. सो स्टॉक में पड़ा है तो स्टॉक को भी हम लोग आईटीसी देते हैं यहाँ पे. बट उसका कंडीशन क्या है कि आपका डेट ऑफ इनवॉइस से 1 साल के अंदर आपको आईटीसी ले लेना है. ऐसा कंडीशन है उसका. ओके, अगर आप लोग ने बोला कि आप लोग ने मतलब जो सप्लाई किया है वो 1 साल के बाद किया है, 50% अभी आपने रखा. ठीक है. अभी आपने स्टॉक कभी खरीदा था वो डेट से आपको चेक करना है. आपके पास 1 साल का टाइम है. सॉरी, यू हैव 1 ईयर का टाइम कि 1 ईयर के अंदर आपको सप्लाई करना है इफ यू वांट टू क्लेम योर आईटीसी विद इन द 1 ईयर फ्रॉम योर डेट ऑफ इनवॉइस. नहीं तो फिर हम लोग उसको आईटीसी आपको नहीं देंगे. ये हम लोग ने आईटीसी का जब ब्लॉक क्रेडिट पढ़ रहे थे ना, तो मैंने आपको आईटीसी का मतलब बताया था अलग अलग कि एडवांस पेमेंट पे आईटीसी हम लोग नहीं देते हैं. वो ब्लॉक क्रेडिट के बाद देखा था हमने. कैपिटल गुड्स पे आईटीसी आपको कब मिलेगा वो हमने देखा था. फिर आईटीसी का स्टॉक हमने देखा था. तो स्टॉक में वही बात कर रहे हैं यहाँ पे. तो आपको स्टॉक में यही ध्यान रखना है. स्टॉक भले आपने 50% सोल्ड कर दिया हो और 50% आपके पास रिमेनिंग स्टॉक पड़ा है, लेकिन ये आपको रिमेनिंग 50% का आपको कब तक मिलेगा आईटीसी? डेट ऑफ इनवॉइस से लेकर 1 ईयर का आपके पास टाइम है. तब तक आप कभी भी बेच के उसको क्लेम कर सकते हो आईटीसी. ठीक है. अगर पता चला ये आपने 50% जो बेचा नहीं है, जो आपके रिमेनिंग स्टॉक में पड़ा है, इसको आप अपने घर पे लेके गए एज अ पर्सनल कंजम्पशन के लिए, तो आप आईटीसी नहीं ले सकते. लेकिन जब तक आपके पास पड़ा है और ये बिजनेस कंजम्पशन हो रहा है तब तक आप उसका आईटीसी ले सकते हो टिल 1 ईयर तक. ये हम लोग ने देखा था. ठीक है. तो यहाँ पे नॉर्मल सम है, कुछ इतना ऐसा नहीं था. सम नॉर्मल है. और इनका आंसर जो आ रहा था, कैसे करना था उसको? क्या कैलकुलेशन कैसे करना है उसको? आईजीएसटी में कैसे लेना है? आईजीएसटी लेना है कि एसजीएसटी की सीजीएसटी होगा, ये सब समझ में आएगा. वो आपको तब समझ में आएगा. सी मैंने आपको उस दिन बताया था कि अगर आपको क्वेश्चन में ये इंटर है कि इंट्रा है या फिर स्टेट कौन सा है, आपको स्टेट के बारे में उन्होंने कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है, सो यू हैव टू कैलकुलेट सीजीएसटी एंड एसजीएसटी. इंट्रा स्टेट है अजम्पशन करने का और सीजीएसटी और एसजीएसटी ही चार्ज करने का. ओके. अभी ये सब में भले आपको बोला है कि आईजीएसटी का रेट जो है वो 18% है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आईजीएसटी इज इक्वल टू सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी. यहाँ पे सब में किधर भी स्टेट नहीं बोला है. मतलब आईजीएसटी तो है ही नहीं ये सब में.
CGST SGST अज्यूम करना पड़ेगा, ये इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन ही है, लेकिन आपको 99% दोनों में देना पड़ेगा। तो अभी नॉर्मल सम हो गया ये तो मेरा। वैल्यू ऑफ सप्लाई 6 लाख पे 18% चार्ज करना है, तो जो भी अमाउंट आएगा उसको मैं IGST में ले लूंगी, सॉरी CGST में ले लूंगी और SGST में ले लूंगी। तो जरा कैलकुलेट करना 6 लाख का कितना आता है 18%? मीन्स 1,08,000। हाँ 1,08,000। 8,000। हाँ तो ठीक, उसको अभी 2 पार्ट में डिवाइड करके उसको दे दो यहाँ पे 54 54 वो आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आपको क्या करना है, वैल्यू ऑफ रिसिप आपको बोला हुआ है, 2 रिसिप है यहाँ पे, ध्यान रखना। 95,000 का एक रिसिप हो रहा है और एक और रिसिप हो रहा है 54,250 का रिसिप हो रहा है। सो 95,000 प्लस 54,250 का टोटल, आपको दोनों का टोटल लेना पड़ेगा। 1,50,000 के अराउंड आ जाएगा। हाँ 250 यहाँ पे कम हो रहा है, तो 1,49,250 आप ले सकते हो, क्योंकि टोटल 1,50,000 हो रहा है, सो 250 कम है यहाँ पे। सो दोनों का टोटल इज कम्स 1,49,250 दोनों का टोटल आता है। तो कैलसी पे आप 1,49,000 का 18% चार्ज करो, कितना आ रहा है? 26,865। 26,865 रुपीज आपको आएगा। ठीक है, उसको आपको डिवाइड बाय 2 करना है, तो दोनों को आपको देना पड़ेगा 13,433। हाँ 13,432.5 है ना। तो इसको आपको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, किसी में भी आप 1 रुपया बढ़ा सकते हो, या तो आप चाहिए तो आप सब पूरा एज इट इज लो, 13,432.5 ऐसा एज इट इज चाहिए तो वैसा लो, नहीं तो 13,432 एक में लो और 13,433 एक में लो, चलेगा वैसा भी, क्योंकि 0.5 है ना। तो आपने मुझे कौन सा अमाउंट बताया प्राजक्ता? 13,567 क्या था? मैंने ना 50% सोल्ड आउट हुआ ना, तो मैंने 3 लाख पे लिया था ओके ओके, अच्छा वो आउटपुट। भी बोली है अमाउंट, तो मुझे लगा आपका टोटल रहेगा, इसके लिए मैंने वही बोला। ठीक है, सो वो गलत था, उसका 50% स्टॉक है, तो आपको यहाँ पे ये सब में क्या था, नया पॉइंट ये था कि आपको आईटीसी स्टॉक पे आपने जो हेल्ड किया है स्टॉक आपके पास, उसके ऊपर भी आईटीसी मिलेगा, लेकिन आपके पास डेट ऑफ इनवॉइस से 1 ईयर का टाइम है आईटीसी क्लेम करने का, तो नॉर्मल सम आएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, दिस इज अ सॉल्यूशन फॉर इट। सो मैंने एक में 13,432 लिया है, दूसरे में 1 रुपया बढ़ा के लिया है, सो एडजस्ट हो जाता है। ठीक है, चाहिए तो आप पूरा पॉइंट में भी रख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं रखना है, चाहिए तो जैसा आ रहा है वैसा रखो, कंफ्यूजन नहीं करना है तो। बट यहाँ पे हम लोग नॉर्मली करते हैं ऐसा 1-1 रुपए का, तो चल जाता है। समझ में आया? यस मैम। कुछ डाउट है किसी को? मैम अगर No, दिया नहीं रहेगा तो हम लोग विद इन 1 ईयर है करके अज्यूम कर सकते हैं ना? हाँ हाँ हाँ, आपको किसी ने डेट नहीं बताया, मतलब बरोबर है आपका विद इन, तो आप उसको आईटीसी में ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको वो भी बताया है कि 50% आपके पास स्टॉक में है, बट डेट आपको दिया हुआ है कि आपने डेट ऑफ परचेज को भी किया था वो स्टॉक का, और फिर आपको लग रहा है कि 1 साल जा चुका है, मतलब हो सकता है कंफ्यूजन के लिए देंगे, तो आपको नोट डालना पड़ेगा, लेना नहीं है, क्योंकि उसका आईटीसी हम लोग नहीं देंगे। यू शैल नॉट बी एंटाइटल्ड फॉर द आईटीसी। ओके मैम। सो हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 9 है, ये दोनों साथ में आ रहा है। ये हम लोग ने एक्चुअली कल नहीं किया था, ये सब में एक ऐसा एक पॉइंट है, मैं आपको भी बता देती हूँ क्या है। वैल्यू ऑफ सप्लाई विद इन द इंडिया, ये हम लोग ने फर्स्ट क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया था, फर्स्ट या नहीं 5th या 6th सम हम लोग ने किया था सॉल्व। वैल्यू ऑफ सप्लाई विद इन द इंडिया आपको 54,250 बोला है, एंड द एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज 50,000 बोला है। तो ये सम में क्या होगा, आपको नॉर्मल सम दिया हुआ है, सिर्फ एक्सपोर्ट वाला एक पॉइंट नया ये रहेगा। तो आपको क्या करना है, वैल्यू ऑफ सप्लाई विद इन द इंडिया है ना, सो क्या करोगे 54,250 पे आपका वैल्यू सप्लाई नॉर्मल है, जो एक्सपोर्ट किया है उसके ऊपर आपको जीएसटी चार्ज नहीं करना है, बिकॉज एक्सपोर्ट मतलब क्या हुआ, आउट ऑफ इंडिया कंजम्पशन हो रहा है, आउट ऑफ इंडिया कंजम्पशन तो हम लोग को चलेगा ही नहीं ना, ये जीएसटी क्या है, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, और कंजम्पशन जहाँ पे हुआ वहाँ टैक्स लगता है। तो अभी आउटसाइड इंडिया कंजम्पशन हो रहा है तो हम लोग जीएसटी चार्ज नहीं कर सकते, इसके लिए उसको इग्नोर करना है। सो नॉर्मल वैल्यू ऑफ सप्लाई आपको 54,250 को लेना है, उसको मल्टीप्लाई बाय 9% ईच करना है, तो आपको आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे भी पॉइंट में आंसर आ रहा था, तो मैंने उसको राउंड ऑफ कर लिया है, एक में 2 रुपए, एक में 3 रुपए। आप लोग भी कैलसी कर सकते हो। अभी 54,250 9% ईच बोला है, यहाँ पे ईच वर्ड पे फोकस करना, नहीं तो आप लोग क्या करोगे 9% लगा के फिर डिवाइड कर दोगे, ये भी कंफ्यूजन हो सकता है आप लोगों को, क्योंकि हर सब में मैंने आपको 18% बोला था,
तो आपको समझ में तो आया था कि अमाउंट को 18% डिवाइड करना है, बाद में डिवाइड बाय 2 करके दोनों में लिखना है। बट यहाँ पे भी आपको फोकस ये करना पड़ेगा कि 9% ईच बोला है तो डिवाइड बाय 2 मत करना। Each GST हाँ, तो CGST 9%, SGST 9%। क्लियर हुआ? separately. यस। इसमें उसके बाद वैल्यू हाँ ऑफ मैम। रिसिप्ट 95,000 है, सो 95,000 पे भी 9% चार्ज करो। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरा जो है आउटपुट कम है, इनपुट ज्यादा है। सो सॉरी, यहाँ पे पेबल नहीं आएगा, रिफंडेबल आएगा। मैंने गलती से पेबल लिखा है। सो ये आपका जो आ रहा है वो क्या आ रहा है? रिफंडेबल आ रहा है। क्लियर हो गया? बिकॉज मेरा आउटपुट जो है वो कम है, मुझे 4,882 रुपीज पे करना है और मेरे इधर बैंक में बहुत सारा पैसा है, 8,500 समथिंग है। तो उसमें क्या करना पड़ेगा, मुझे रिफंड आ जाएगा। नॉर्मली क्या होता है, आपके पास दो ऑप्शन है, या तो रिफंड आएगा या तो कैरी फॉरवर्ड होता है। बट जब पहले के सिस्टम में, जब जीएसटी आने से पहले जो वैट वगैरह था ना, वहां पे आपको क्या होता था, रिफंड मिल जाता था। एवरी मंथ का रिफंड हम लोग दे देते थे। बट अभी जीएसटी आने के बाद कॉम्प्लायंस बहुत बढ़ गए हैं, आपको गवर्नमेंट को हर चीज, हर अमाउंट का जवाब देना पड़ता है विथ डॉक्यूमेंटेशन। बिकॉज हम लोग ने आईटी से भी देखा तो डॉक्यूमेंट चाहिए मुझे, मतलब हर चीज में आपके पास एविडेंस तो होना ही चाहिए। मतलब आपको हर चीज का जवाब देना पड़ रहा है गवर्नमेंट को। तो यहाँ पे गवर्नमेंट के पास इतना टाइम नहीं है कि हम लोग एवरी मंथ कैलकुलेशन करें कि आपका कितना रिफंड हो रहा है, तो हम आपको एवरी मंथ क्रेडिट कर देंगे आपका रिफंड। सो गवर्नमेंट ने यहाँ पे क्या मैंडेट किया हुआ है कि आप लोग को हम लोग ये रिफंड नहीं देंगे, हम लोग उसको कैरी फॉरवर्ड रखेंगे। नेक्स्ट मंथ भी तो आप ट्रांजेक्शन करने वाले हो, नेक्स्ट मंथ में आप जीएसटी पे करोगे ना, तो जब वहां पे पेबल आएगा ना तभी एडजस्ट कर लेना आप, ऐसा बोलती है गवर्नमेंट। तो उसको कैरी फॉरवर्ड बोलते हैं। तो जीएसटी में कैरी फॉरवर्ड ज्यादा चल रहा है। ये मंथ का अगले मंथ में आपको अगर कुछ रिफंडेबल आ रहा है तो आप नेक्स्ट मंथ एडजस्ट कर लो। जैसे कि यही सब में देख लो ना, 3,068 रुपीज, 3,668 रुपीज मेरा रिफंड आ रहा है सीजीएसटी का। तो अगर नेक्स्ट मंथ मेरा सीजीएसटी पेबल आता है तो मैं इसमें से पे ऑफ कर सकती हूँ। इसके लिए उसको कैरी फॉरवर्ड बोला हुआ। समझ में आया कि एवरी Yes. मंथ का एवरी मंथ में रिफंड देना, और फिर उतने पास बैंक के पास टाइम नहीं है कि वो एडजस्ट करेगी, सबका रिकॉर्ड मेंटेन करना। समझ में आ रहा है आप लोगों को? ओके, सो यहाँ पे यही है कैरी फॉरवर्ड। लेकिन फिर अभी आप पूछोगे कि आपको रिफंड मुझे कभी भी नहीं मिलेगा क्या, मुझे चाहिए तो यस, आपको रिफंड मिलेगा कभी, जब आप जीएसटी का रजिस्ट्रेशन अपना कैंसिल कराओगे और जीएसटी बंद पे करना बंद कर दोगे। मतलब नॉर्मली जीएसटी का मैंने आपको भी मतलब सिखाया नहीं है, अभी नेक्स्ट टॉपिक वही है हम लोग का। जीएसटी मुझे कब रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, वो हम लोग सीखेंगे। सो वो सब पॉइंट आएगा वहां पे। सो अगर आप लोग अपना जीएसटी अगर आपने मतलब कैंसिल करवा दिया, सरेंडर कर दिया अपना जीएसटी नंबर वगैरह, सो एंड में अगर कुछ रिफंड बच रहा है, जब लास्ट में फाइनल हिसाब करना है आपको गवर्नमेंट के साथ, सो रिफंड मिल जाएगा। बट अगर आपको डेली पे करना है तो हम लोग आपको रिफंड नहीं देंगे, वो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। समझ में आया? Yes. यस ठीक है। सो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10। इसका सोल्यूशन क्या है, आप लोगों को आंसर क्या आया? बोलो आंसर क्या है इसका। सी नॉर्मल सम है, मिस्टर राज जो है वो पुणे में है एंड उसने रजिस्टर भी पुणे में कराया। नॉर्मल सम था। हाँ, कितना आया? ये कैरी फॉरवर्ड आ रहा है कितना? 26,820 CGST and SGST and 2,01,860 IGST. 2,01,850 जो है वो आईजीएसटी का आ रहा है। मतलब ये सब में आईजीएसटी भी है, ऐसा बोल रहा? IGST में वो परचेस में है, मतलब आउट सेल्स में नहीं है। ठीक है, तो आप रिफंड है बोल रहे हो ना। बाकी लोग का क्या है? निधि आपका क्या आया? इसमें तो कोई डाउट नहीं आना चाहिए आपको। क्वेश्चन नंबर 8 में तो ब्रैकेट में था कुछ, तो डाउट आया। इसमें क्या हुआ? नहीं, इसमें डाउट कुछ नहीं है। तो फिर सॉल्व क्यों नहीं किया? सॉल्व किया मैम। तो कितना आया आंसर बताओ। पता अच्छा नहीं वो भेजो राइट है जरा, कि नहीं। ग्रुप में भेजो, अभी भेजो जरा फटाफट, मैं देखती हूँ। मैम फेयरली नहीं किया है, रफली किया है हाँ पेंसिल तो से। भेजो तो सही, देखेंगे ना। आंसर मालूम तो पड़े मुझे भी। सो जीएसटी का पेपर पैटर्न, जिसे आपको कंटेंट्स तो दिख ही रहा है, आपको टॉपिक यहाँ पे सामने। सो यहाँ पे क्या होगा, 9 टॉपिक तक तो आपका थियरी है,
1 to 9 टॉपिक तक जो है वो आपका थियरी है. सो इसके ऊपर बेस आपका 50 मार्क्स जो आएगा, टोटल 100 मार्क्स का पेपर होता है. 50 मार्क्स के लिए आपको ऑब्जेक्टिव आएगा, दैट इज एमसीक्यूज. 4 ऑप्शंस दिए होंगे, एक सिलेक्ट करना है, बट लगेगा कि चारों ही आंसर है. एमसीक्यूज में तो ऐसे ही होता है, आपको एक उसमें से सिलेक्ट करना है. 25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 2 marks each, that is 50 marks. Only 25 MCQs question will be asked, 2 marks each, तो 50 marks का तो MCQs हो गया. फिर 50 marks के लिए आपको जर्नल एंट्री पास करना है यूजिंग टैली. आप लोग को वहाँ एग्जाम में मैन्युअली नहीं पास करना है एंट्री आपको जो पास करना है वो टैली में ही पास करना है. आपको 7 ट्रांजेक्शन दिया होगा, मैक्सिमम 7 to 8 ट्रांजेक्शन से ज्यादा नहीं देंगे. तो 7 या 8 ट्रांजेक्शन दिया होगा, हो सकता है कभी कभी तो 6 भी देंगे, बहुत कम, मतलब 5-6 तो देनी है मिनिमम. मैक्स टू मैक्स 7 या 8, उससे ज्यादा नहीं दे सकते वो लोग. तो 7 to 8 आपको यहाँ पे क्या होगा, ट्रांजेक्शन दिए होंगे, उसको आपको टैली में जर्नल एंट्री पास करना है. खुद का कंपनी क्रिएट करने का, अपना नाम वगैरह डालने का, वो चेक करेंगे फिर वो लोग कि आपका एंट्री राइट है या रॉन्ग है. फिर लास्ट में उसी को देख के आपको रिटर्न फाइल करना है. एग्जाम में रिटर्न फाइल करने को नहीं बोलते हैं वो लोग. 50 मार्क्स का जर्नल एंट्री आता है. अगर बोला वो लोग ने ना, तो वो लोग क्या करेंगे, 50 मार्क्स का तो एमसीक्यूज हो गया, मैंने आपको बताया. 25 मार्क्स मतलब 25 क्वेश्चंस बोलते हैं, 2 मार्क्स का एक होता है. सो 50 एमसीक्यूज में चला गया. और 50 मार्क्स का क्या होगा, आपका प्रैक्टिकल रहेगा, दैट इज अकाउंटिंग जर्नल एंट्री. सो उसमें से वो लोग 45 मार्क्स, 50 में से 45 मार्क्स तो आपके ट्रांजेक्शन पे एंट्री पास करने पे होता है, और 5 मार्क्स जो होता है आपके रिटर्न पे होता है. आपको ने जो एंट्री पास की है उसका रिटर्न आपको करना है, एक्सपोर्ट करके रखना होता है, उसके ऊपर 5 मार्क्स होते हैं. दैट्स इट. रिटर्न फाइल करना नहीं है, बट 5 मार्क्स जो होता है वो उसके ऊपर होता है. क्लियर हुआ? Yes. यहाँ पे वो लोग, हाँ मतलब नॉर्मली 9 ट्रांजेक्शन देंगे, तो वो लोग अपने हिसाब से वो लोग कैलकुलेट करते हैं, या फिर 5 ट्रांजेक्शन देंगे, जो भी रहेगा. 5 मार्क्स का एक ट्रांजेक्शन होगा तो 9 ट्रांजेक्शन देंगे, दैट इज 45 हो जाएगा. 9 5 45 ना. हाँ, तो उसके हिसाब से वो हो सकता है. एंड 5 मार्क्स का प्रैक्टिकल, तो 100 मार्क्स का ये होता है. पासिंग मार्क्स तो 50 ही है, बट मैं 50 का एक्सपेक्ट ही नहीं कर रही हूँ. मैं आपको फुल मार्क्स का एक्सपेक्टेशन रख रही हूँ, क्योंकि पेपर इतना इजी होता है कि आप लोग सॉल्व कर ही सकते हो. क्योंकि मैं बोलूँ, मैं आपको बोल रही हूँ कि पेपर इजी होता है, बट आप ऐसा देखोगे तो मैंने सिखाया भी उस तरह से कि आपको सॉल्व करने में भी इतना प्रॉब्लम नहीं आएगा. क्लियर हो गया आपको ये पॉइंट? क्योंकि नॉर्मली मैंने जीएसटी का लेक्चर देखा है, 20 दिन में लेक्चर खत्म हो जाता है पूरा विद क्वेश्चन.